So today our discussion is on statement form, argument form, and the rules of inference. Again, an important topic and a very conceptual topic which we should discuss before we go for question solving and problem solving. क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ये होगा कि we will be having all these things ना, हमारे पास ट्रुथ टेबल से हमने ट्रुथ टेबल्स के कुछ क्वेश्चंस करके देखे हैं। इस तरीके से हम आज स्टेटमेंट फॉर्म और आर्गुमेंट फॉर्म को थोड़ा सा और फोर्टिफाई कर लेंगे। हमने स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स इसके पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत उसके फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन किया है, बट इट इज लाइक कर्सरी डिस्कशंस हैं। आज जो है हम इसको थोड़ा सा और फोर्टिफाई करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल कंप्लीट द रूल्स ऑफ इन्फरेंस टुडे। तो इससे क्या होगा कि आप लॉजिक के बुक में जो पहले कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि क्वेश्चंस करने पड़ते हैं विच आर प्रूफ्स, तो वो प्रूफ्स करना चालू कर सकते हैं, है ना। एंड दिस शुड बी आवर गोल एज वेल। तो स्टेटमेंट फॉर्म क्या है, आर्गुमेंट फॉर्म क्या है एंड रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस क्या है, ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म देखते हैं। आप स्टेटमेंट फॉर्म के डेफिनेशंस जो है इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। बेसिकली ये एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म के बारे में बात करता है किसी स्टेटमेंट की। मैं भी आपको एग्जांपल्स के साथ और क्लियर कर दूंगा। एंड इट यूजुअली टॉक्स अबाउट कि जो सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस हो सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के, जैसे कि पी वेज नेगेशन पी का आप ट्रुथ टेबल बनाना जानते हैं। तो पी वेज नेगेशन पी का जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे दैट इट विल बी अ टोटोलॉजी। मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस कैसे आएंगे, ट्रू आएंगे, है ना, तभी हम उसको टोटोलॉजी भी कह रहे हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस हैं सारे के सारे, वो बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म की निशानी होती है कि ये एक रिकॉग्नाइजेबल स्टेटमेंट फॉर्म है। जैसे कि पी डॉट नेगेशन पी का ट्रुथ टेबल अगर आप बनाएंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, है ना, सारे के सारे वैल्यूज जो आएंगे उसके वो फॉल्स आएंगे। लेकिन अगर आप पी का स्टेटमेंट फॉर्म वो क्या बोलते हैं ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप जानते हैं कि एक की वैल्यू ट्रू और दूसरे की वैल्यू फॉल्स आएगी। तो ये जो है कि कंटिंजेंट होगा। तो आप जो है स्टेटमेंट फॉर्म्स को और रिकॉग्नाइजेबल, बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म्स कुछ रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेके बताएंगे। तो अगर वो इस तरीके का एक रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर बनता है तो आप, या फिर थोड़ा सा सॉल्व करने पे वो कोई रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर बनता है, तो वो जो है आपको बता देता है कि ओके ये टॉटोलॉजी बनेगा या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा या फिर ये जो है एक कंटिंजेंट प्रोपोजिशन रहेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ता है। हाउएवर, टू टेल यू द ट्रुथ, इन योर कोर्स स्टेटमेंट फॉर्म की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है। कुछ एक आध रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर मैं इसके बाद वाले स्लाइड में भी बात करता हूं, उनको या कुछ और को थोड़ा सा अगर आप जानते हैं, बुक में अगर पढ़ते हैं तो दैट विल बी एनफ। आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आर्गुमेंट फॉर्म्स की, और उसको जो है हम 2 स्लाइड्स के बाद डिस्कस करना चालू करते हैं। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसको हमने लिखा है पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन। अब ये पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन क्या है? ये बेसिकली जो है दो टोटोलॉजीज का नाम है। इफ यू आस्क, इफ सपोज समबडी आस्क यू व्हाट आर द पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन, तो वेरी टेक्निकली स्पीकिंग इसके लिए कहा जाएगा दैट a true statement is implied by any statement and a false statement implies any statement, है ना। जैसे आप जानते होंगे कि जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं मटेरियल इंप्लीकेशन का या इंप्लीकेशन का, तो आप देखोगे कि जहां जहां पे ट्रू है कोई चीज है, सेकेंड वाला जैसे P इंप्लाइज Q में, अगर Q वाले पार्ट में जहां जहां ट्रू है तो सामने ट्रू है कि फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर P कहीं पे फॉल्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है Q में क्या वैल्यू है, दी वैल्यू विल बी ट्रू अगेन। मतलब P इंप्लाइज Q की बात कर रहा हूं। आप P इंप्लाइज Q का ट्रुथ टेबल बना के देख लो, आप लोग देख चुके हैं। उसमें आप देखो कि जहां जहां P फॉल्स है वहां वहां पे फाइनल आंसर भी जो है ट्रू आएगा, और जहां जहां पे Q ट्रू है वहां वहां पर भी जो है आंसर ट्रू आएगा। जो ये बोलता है कि a false statement implies any statement whatsoever and a true statement is implied by any statement whatsoever। तो ये थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है कभी कभार, बिकॉज फिर किसी दूसरे की वैल्यू या उसकी कनेक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन को भी इंटरनेट पे सर्च करके देखिए तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। इसके ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक होता है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, दूसरा होता है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज P इंप्लाइज Q। अब ये पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज मटेरियल इंप्लीकेशन अपने आप में किसी भी तरीके का कॉजल इंप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करता।
यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि ह्यूमन माइंड की एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट दे थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉजल रिलेशनशिप, कि कॉज एंड इफेक्ट होगा, कोई चीज पहले हुई है तो उसका वो कॉज है, कोई चीज बाद में हुई है तो वो इसका इफेक्ट है। इसी तरीके से जो है ह्यूमन बींग्स को रीजन करने की या आर्ग्यू करने की आदत होती है। तो इस रीजनिंग या इस चीज से जो है वो बोलते हैं कि लॉजिक बोलता है कि आपको नहीं आना है इस चीज में, है ना। वो पी और क्यू आपस में रेलिवेंट है, कनेक्टेड है, इससे भी कोई मतलब नहीं होता। जैसे पी फॉर दैट मैटर, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पी, एज द सन राइजेस इन द ईस्ट, और क्यू को ले लीजिए दैट द मून इज मेड अप ऑफ ग्रीन चीज, तो आपको बहुत ही अटपटे सेंटेंसेस मिलेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विल बी टॉपोलॉजीज, मतलब दे आर ट्रू सेंटेंसेस या ट्रू स्टेटमेंट्स। तो गिवन दैट जो है लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई ये क्या चीज है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेटमेंट फॉर्म में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि उसका वैल्यू स्ट्रक्चर वाइज आता क्या है, ये चीज है। और ये कुछ एक आध वैल्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे वैल्यूज इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ना ही आपको सोचना समझना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, material implication is not causal implication, it never talks about cause and effect relationship। तो इस चीज को जैसे जैसे समझेंगे और जितने अच्छे से समझेंगे उतना आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे लॉजिक को। बट फॉर द टाइम बिंग आप इसमें बहुत ज्यादा थियरी या बहुत ज्यादा स्टडी करने की कोशिश ना करें, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल अफेयर। आप आइए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म। नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर्म लाइक स्टेटमेंट फॉर्म्स आर आल्सो रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। लेकिन वो रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर किसका होगा, आर्ग्यूमेंट का होगा। जैसे स्टेटमेंट फॉर्म आपको टॉपोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंट प्रोपोजिशन देता है, आर्ग्यूमेंट फॉर्म जो है वो आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म के बारे में बताएगा कि एक स्ट्रक्चर है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, दूसरा स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म। ये चीज आपको बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चार प्रोपोजिशंस देखिए जो कि सुपरफिशियली बहुत ज्यादा एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। आप देखो P implies Q, P therefore Q, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा P implies Q, नेगेशन ऑफ P, therefore नेगेशन ऑफ Q। तीसरा है P implies Q, Q therefore P। और चौथा है P implies Q, नेगेशन ऑफ Q, therefore नेगेशन ऑफ P। आप देख लो इसमें से कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। आई गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल्स ऑफ ऑल फोर ऑफ देम एंड सी कौन सा इसमें से वैलिड है और कौन सा इसमें से इनवैलिड है। इन देखिए और देखिए कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे और इसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को कैसे चेक करेंगे। मैं क्या करता हूं कि एक P, एक Q, एक P implies Q, एक नेगेशन P, एक नेगेशन Q की ट्रुथ टेबल्स बना देता हूं। और हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ले लेता हूं। देखिए एक P ले लिया, एक नेगेशन P ले लिया, फिर एक Q ले लिया, एक नेगेशन Q ले लिया और एक P implies, implies कहां से मिलेगा हमें, इम्प्लाइज मिलेगा हमें यहाँ से, कहाँ से मिलता है यार, रेफरेंस नहीं, डिजाइन नहीं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे सिंबल में जाते हैं, यहाँ से इम्प्लीकेशन ले लेते हैं और यहाँ पे क्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लो मैं इसका ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। आप भी देखना कि मैं कुछ गलत बनाऊं तो आप जरूर बताएं, आपको सबको दिखना चाहिए। दैट इज द पॉइंट कि आप जो है देख पाए कि मैं जो बना रहा हूं। ठीक है, ये बनेगा ट्रुथ टेबल हमारा, ऐसे ही बनेगा ट्रुथ टेबल। अब इसमें आपको वैलिडिटी चेक करनी है। देखिए सबसे पहले आपकी वैलिडिटी आपको किस चीज की चेक करनी है कि P इंप्लाइज Q है, उसके बाद P है देयरफॉर Q है। तो देखिए पहला वाला है ये प्रेमाइस 1 है, ये प्रेमाइस 2 है और कंक्लूजन जो है ये दे रहे हैं। तो हमें देखना है कि ये लाइन और ये लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कहाँ ट्रू है। तो एक इस लाइन पे ट्रू है, बाकी किसी भी लाइन पे देखिए साथ में ट्रू नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है,
कोई बात नहीं। अब हम जो है देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू है। बस एक ही लाइन है और कोई लाइन चेक करने की जरूरत नहीं। तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट P implies Q, P therefore Q, ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, P implies Q नेगेशन P therefore नेगेशन Q। तो मतलब हमारी पहली प्रेमाइस बन जाएगी ये, दूसरी प्रेमाइस बन जाएगी ये, और हमें कंक्लूजन देखना पड़ेगा ये। मतलब कि जिस लाइन पे ये और ये दोनों ट्रू हो वहां पे देखना पड़ेगा नेगेशन Q ट्रू है क्या। तो चलो देख लेते हैं, P implies Q और नेगेशन P। तो P implies Q जो है नेगेशन यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू, दो लाइनें हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखो ये वाला प्रेमाइस है फर्स्ट, ये वाला प्रेमाइस है सेकंड, और अब हमें देखना पड़ेगा आंसर ये कंक्लूजन। तो सबसे पहले प्रेमाइस देखते हैं कौन कौन सी जगह पे दोनों ट्रू हो रहे हैं। तो आप देखो कि एक ये और ये ट्रू है, और एक ये और ये ट्रू है। तो इन दोनों लाइन में हमें देखना पड़ेगा नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू। तो नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू जैसे देखना चालू करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ये और ये तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, तो ये इनवैलिड हो गया। भले यहाँ पे तीनों चीजें ट्रू हैं, ये देखो, हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू है और ये भी ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो फिर जो है आपका आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया। तो मतलब क्या हुआ, दिस आर्गुमेंट इज इनवैलिड। तो दिस इज, अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊं तो मैं लिखता हूं कि दिस इज ए वैलिड आर्गुमेंट, ये वैलिड आर्गुमेंट प्रूव किया था, लेकिन ये जो है ये इनवैलिड प्रूफ हो गया। इसी तरीके से P implies Q, Q therefore P, आप इसको भी देखते हैं। तो P implies Q, Q, ये वाली दोनों प्रेमाइसेस हैं। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, और हमें कंक्लूजन क्या चाहिए, P, ये। तो ये लाइन तो सही है। फिर ये जो है ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, लेकिन फिर यहाँ पे फॉल्स है। तो ये लाइन भी जो है इनवैलिड हो रही है, यानी कि बैड लाइन है। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि ये भी जो है इनवैलिड है। तो दिस आल्सो केम एज इनवैलिड। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट वन। लास्ट वन है हमारा P implies Q negation Q therefore negation P। तो P implies Q negation Q therefore negation P, ये तीन चीजें हैं। तो आप देखो कि ये कहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, साथ में सिर्फ यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, और इसमें आंसर देखो आप, ये यहाँ पर ट्रू हो रहा है। तो देयर इज ओनली वन लाइन टू बी चेक, बाकी किसी भी लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे दोनों प्रेमाइसेस ट्रू नहीं हो रहे। तो ये जो है ये सही रह रहा है, तो ये जो है वैलिड हो गया। तो इफ यू सी टुगेदर आर्गुमेंट फॉर्म P implies Q, P therefore Q जो है वो हमेशा वैलिड होगा। P implies Q negation P therefore negation Q, ये इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। P implies Q, Q therefore P, ये भी इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, P implies Q negation Q therefore negation P, ये वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। एंड you can see it with the help of truth table that this is going to be the result। तो आपको ट्रुथ टेबल्स बनाना आता है, आप ये सारी चीजों को चेक करके देख सकते हैं। अगर ट्रुथ टेबल अभी भी बनाना नहीं आता है या ट्रुथ टेबल में कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस व्हिच आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड, है ना। तो आप उसमें जो है बहुत इजीली देख सकते हैं। एनीवेज, लेट अस मूव फर्दर। अब हमें आना है रूल्स ऑफ इन्फरेंस पे। नाउ रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या होंगे? रूल्स ऑफ इन्फरेंस जो है वो वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स है, मतलब कि वो ऐसे आर्गुमेंट फॉर्म्स है जो कि वैलिड है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, तो ये दोनों वैलिड निकले थे। तो ये जो है ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस है, ये वाला भी और ये वाला भी, फर्स्ट वाला भी फोर्थ वाला भी। लेकिन सेकंड और थर्ड जो है ये बेसिकली इनको कहा जाता है फैलेसीज है। इसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट, इसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सारी चीजें बुक्स में मिल जाएंगी आपको, सर्च करके ये डेफिनेशन भी मिल जाएगा, स्टेटमेंट फॉर्म, आर्गुमेंट फॉर्म। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं और बता रहा हूं कि ये सेकंड और थर्ड जो है फैलेसीज हैं, which are having superficial resemblance with other kind of valid argument forms, है ना। तो valid argument forms को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? रूल्स ऑफ इन्फरेंस। और वो क्या होंगे? वो वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स होंगे, है ना। तो दे आर सिनोनिमस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दे आर नॉट मटेरियल इक्विवेलेंसेस। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से राइट या बॉटम से जैसे टॉप से बॉटम, ये मूवमेंट तो पॉसिबल होगा, लेकिन नॉट दी अदर वे। ठीक है, और ये क्या है, इस चीज को अभी हम जैसे रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, सारे के सारे देखेंगे, तो आप और उसको अच्छे से देख पाओगे। एंड दे आर 9 इन नंबर इन योर बुक। आपके बुक में जो है 9 दिए गए हैं और 9 के नाम दिए गए हैं, आपको इन्हीं को फॉलो करना है।
या फिर आप इस लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही लाइन फॉलो करना है। आप किसी दूसरे बुक में कौन सा रूल ऑफ इन्फ्रेंस है उसको नहीं ले सकते हैं या उसको नहीं रेफर कर सकते, है ना। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अलग अलग बुक्स में कभी कभार अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। कुछ में 8 दिए जाते हैं, कुछ में 9 ही दिए जाते हैं, लेकिन लिस्ट अलग बन जाती है। कुछ में कभी कभार कम दिए जाते हैं। तो जो भी है, आपको यही लाइन यूज करना है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो, क्योंकि यू हैव टू फॉलो अ कन्वेंशन। जैसे हम इम्प्लीकेशन के लिए हॉर्स शू यूज कर रहे होंगे, है ना, हम इम्प्लीकेशन के लिए वो डैश और एरो नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको ये कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अपॉन, क्योंकि आप दूसरे बुक्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ गए, आपने उसको कहीं पे कोई और रूल यूज कर लिया। किसी बुक में आपको एब्जॉर्प्शन रूल मिल जाता है, प्लीज डू नॉट यूज द रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन, यू कैन नोट इट डाउन, है ना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। यू कैन नॉट यूज द रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यू हैव 9 रूल्स, वही 9 रूल्स यूज करने हैं। मैं वही 9 रूल्स जो है आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो मटेरियल इक्विवेलेंस नहीं है, मतलब लेफ्ट से राइट जा सकते हैं लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते, या ऊपर से नीचे आ सकते हैं, टॉप टू बॉटम आ सकते हैं, लेकिन बॉटम टू टॉप नहीं जा सकते हैं। ये क्या है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। लाइक फर्स्ट वन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, रूल ऑफ इन्फ्रेंस, यही चीज है मोडस पोनेंस। इसको हम कहते हैं मोडस पोनेंस। P implies Q, P therefore Q। ये एक वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। अगर आपको कोई आर्गुमेंट या कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आया, सॉल्व करने के लिए आया, उसमें आपको कहीं पे किसी लाइन में P implies Q और P मिल रहा है, तो आप उसके बदले में Q लिख सकते हैं। लेकिन Q के बदले में P या P implies Q नहीं लिख पाएंगे, ये चीज समझिए। यू कैन राइट Q in place of P implies Q and P, अगर दो प्रोपोजिशन होते हैं आपको इस तरीके के, जिसमें एक जगह पे लाइन में मिल रहा है P implies Q और सब किसी लाइन में मिल रहा है आपको Q, तो आप उन दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं Q, और सामने रीजनिंग भी लिख सकते हैं। मोड एक्सपोनेंस लगाया मैंने, है ना, ये आप लिख सकते हो। लेकिन Q मिल गया तो P लिख सकते हो क्या, नहीं। P implies Q लिख सकते हो क्या, नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, P implies Q, negation Q, therefore negation P, ये भी आप कर सकते हो, है ना, कि आपको किसी लाइन में P implies Q मिल रहा है और किसी लाइन में negation Q मिल रहा है, तो आप negation P लिख सकते हैं। मोडस पोनेंस को, जो पहले वाला देखा, उसको शॉर्ट फॉर्म में MT लिखते हैं लोग, मोडस टोलेंस को MT लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में HS लिखते हैं। P implies Q, Q implies R। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, A टू B जा रहा है कोई चीज और B टू C जा रहा है, तो A टू C जाएगा, या नॉर्मली हम समझते हैं कि P से Q कोई चीज जा रही है और Q से R कोई चीज जा रही है, तो P से R वो चीज जाएगी। तो P implies Q, Q implies R, therefore P implies R। अब P implies R से आप P implies Q और Q implies R नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। लेकिन P implies Q और Q implies R अगर आपको मिल जाए, तो आप P implies R लिख सकते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप देख लो, सारे जो इसमें हमने देखे, ये सारे के सारे टॉप से बॉटम आ सकते हैं, है ना। बॉटम से जो है आप टॉप में नहीं जा सकते। P implies Q, P लिख सकते हैं। P implies Q, P, Q लिख सकते हैं। मतलब P implies Q है, P है, आप Q लिख सकते हो। P implies Q, नेगेशन Q है, तो नेगेशन P लिख सकते हैं। P implies Q, Q implies R है, तो P implies R लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई प्रोपोजिशन मिल रहा है इस तरीके से, P implies Q, नेगेशन P, तब आप Q लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे ऐसा लगता है जैसे कि माइनस कर दिया, है ना, हटा दिया, तो P वेज Q है और नेगेशन भी है, तो आप Q लिख दीजिए। P वेज Q, नेगेशन P, Q, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, P implies Q डॉट R implies S, ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन है। तो और दूसरा प्रोपोजिशन आपको मिल रहा है P वेज R, तो आप लिख सकते हैं Q वेज S। P implies Q है और P है तो Q लिख सकते हो। R implies S और R होता तो S भी लिख सकते थे, और क्योंकि उनके बीच में वेज है तो इधर भी वेज बन जाएगा। इट इज इजी टू रिमेंबर ऐसा, है ना। मोडस पोनेंस लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप इसको भी याद रख पाओगे कि P implies Q डॉट R implies S से P वेज एंड P वेज R से आपको Q वेज S मिल जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CD कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, है ना। तो ये कितने हो गए अभी तक आपको, करीब करीब 5 हो गए। मैंने कितने बता दिए अभी तक, कोई मुझे बता सकता है कितने बता दिए। आर यू गाइस नोटिंग इट डाउन। आप लोगों में से तो ज्यादातर लोगों ने बुक भी डाउनलोड नहीं किया है, तो
not quite serious, but you have to remember all these things. इसके बाद है नेक्स्ट, P implies Q डॉट R implies S, और दूसरा है नेगेशन Q वेज नेगेशन ऑफ S, तो आप नेगेशन ऑफ P वेज नेगेशन R लिख सकते हैं। देखिए काफी सिमिलर है, दोनों की फर्स्ट लाइन तो सेम ही है, दोनों में देखिए आप फर्स्ट लाइन सेम है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में क्या होता था, P वेज R, यानी कि पहले वाले जो है ना, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में वेज मिलता था, तो आप Q वेज S लिख सकते हैं। जब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो आप देखो दूसरे वाले और चौथे वाले में जो है नेगेशन ऑफ Q वेज नेगेशन ऑफ S, नेगेशन ऑफ दी वेज मिलता है, तो फिर आप पहले वाले और तीसरे वाले पे नेगेशन लगा सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कंस्ट्रक्टिव डिलेमा और डिस्ट्रक्टिव डिलेमा की। तो 6 हो गए मेरे ख्याल से, अब 3 बचे हैं। एक है सिंप्लीफिकेशन, P डॉट Q, अगर आपको कभी मिलता है तो आप उसमें से P निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन आगे चल के देखोगे कि आप Q भी निकाल सकते हो, लेकिन नॉट फॉर द टाइम बीइंग। अगेन प्लीज नोट इट डाउन, मैं आपको बता रहा हूं, P डॉट Q से आप Q नहीं निकाल सकते हैं अभी, आपको सिर्फ और सिर्फ P निकालने की परमिशन है, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको निकाल सकते हैं, जो राइट हैंड साइड में है उसको अभी नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम P डॉट Q यू कैन टेक आउट ओनली P नॉट Q, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन नॉट। इसी तरीके से P है और Q भी है, दो प्रोपोजिशंस हैं, एक जगह पे P मिला हुआ है, दूसरी जगह पे Q मिला हुआ है, तो आप P डॉट Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड लास्ट वन, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं, इसको CONJ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको जो है सिंक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कंजंक्शन में क्या होता है कि P है Q है, तो आप P डॉट Q, यानी कि उन दोनों को कंजॉइन कर सकते हैं, है ना, कि P दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, Q दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, तो आप P एंड Q लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी, जैसे किसी ने बोला राम इज इंटेलिजेंट, फिर दूसरी जगह में बोला राम इज हार्ड वर्किंग, तो आप राम इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं, दैट इज द आइडिया। अच्छा, एंड लास्ट वन, ये बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चंस करने में, जिसको हम कहते हैं एडिशन। एडिशन जो है बेसिकली वेज फंक्शन को बताया जाता है, कि अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है तो आप उसमें कोई और प्रोपोजिशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एडिशन को क्या कहते हैं, वेज फंक्शन। ऐसा नहीं कि प्लस साइन दे देंगे या डॉट साइन दे देंगे तो इससे हो जाएगा, प्लस साइन तो कोई मीनिंग ही नहीं है लॉजिक में, और डॉट जो है कंजंक्शन है, तो उसके लिए दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो वेज में आप P वेज Q कोई भी दूसरा प्रोपोजिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपके 9 वो थे rules of inference. So this is all from my side today, but if you have any questions or anything, you can please ask.